सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ही था कि इसके बाद एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें ना तो किसी की जीत हुई और ना ही हार। आखिरकार युद्ध वहीं आकर खत्म हुआ जहां से शुरू हुआ था, लेकिन लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। वही फिर भी इस युद्ध को इतिहास ने भुला दिया। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कोरियन वॉर की। We'll finally arrive at the peace in the world which we anticipated when we created the United Nations. That's the only reason for the action. कोरियन पेनिनसुला का इतिहास वैसे तो बहुत ही पुराना है, लेकिन जब फर्स्ट साइनो जैपनीज वॉर हुआ जिसमें जापान ने चीन को हरा दिया, तो अब कोरियन पेनिनसुला जापान के कंट्रोल में आ गया। फिर 1897 में जोसियम किंगडम का नाम बदलकर कोरियन किंगडम कर दिया गया। वही 1910 में जापान और कोरिया के बीच संधि हुई जिसमें औपचारिक रूप से जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। तो अब कोरिया का जैपनाइजेशन होना शुरू हो गया, जिसमें कोरियन नामों और कोरियन भाषा के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा जापानीज सोल्जरों ने कोरियन महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किए, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा, जिन्हें वे कंफर्ट वुमेन कहते थे। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए तो जापान ने अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया और जापान के सरेंडर करते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। इसी के साथ कोरिया पर जापान का शासन भी खत्म हुआ, जो 1910 से 1945 तक यानी 35 साल तक चला। इसके बाद कोरिया पर नॉर्थ से यूएसएसआर ने और साउथ से यूएसए ने कब्जा कर लिया, लेकिन ये दोनों देश अब कोरिया से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर एक साथ लड़े हों, लेकिन इन दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एकदम अलग थी। जहाँ सोवियत संघ कम्युनिस्ट था, वहीं अमेरिका कैपिटलिस्ट था। तो दोनों ही देशों के बीच सुपर पावर बनने की होड़ शुरू हो गई और इसी कारण कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। और अब ये दोनों सुपर पावर कोरिया में आमने सामने थे। जहाँ सोवियत संघ चाहता था कि पूरे कोरिया में कम्युनिज्म फैले, वहीं अमेरिका भी कोरिया में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट करना चाहता था। यानी ये सारा खेल आइडियोलॉजी का था बस। इसलिए दोनों देश अब कोरिया से पीछे नहीं हट सकते थे और इस तरह कोरिया दो सुपर पावर के बीच फंस चुका था। वहीं अमेरिका कोरिया से पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ट्रूमैन सिद्धांत दिया कि इस दुनिया में किसी भी देश में यदि कम्युनिस्ट सरकार बनने का खतरा है तो हम उस देश की पूरी मदद करेंगे। और ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के हिसाब से यदि अमेरिका कोरिया से पीछे हटा तो सोवियत संघ पूरे कोरिया पर कब्जा कर लेगा और बाद में कम्युनिस्ट सरकार भी बन जाएगी, जो अमेरिका किसी भी हाल में नहीं होने दे सकता था। क्योंकि डोमिनो थ्योरी के हिसाब से यदि कोरिया में कम्युनिस्ट सरकार बनती है तो इसके बाद जापान में भी यही होने वाला है और फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी कम्युनिस्ट सरकार बनते देर नहीं लगेगी, जो अमेरिका को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। तब कोरिया के एकीकरण में समस्या आ रही थी, क्योंकि दोनों देश कोरिया से पीछे हटने को तैयार नहीं थे और दोनों देश कोरिया पर अपनी आइडियोलॉजी भी थोपना चाहते थे। इसलिए यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें 5 साल तक कोरिया पर इनका ही शासन रहेगा। यानी कोरिया के लोगों को अपनी आज़ादी के लिए अभी 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए जॉइंट सोवियत अमेरिकी कमीशन का गठन किया गया। इस कारण कोरिया में जगह जगह आंदोलन होने शुरू हो गए। तो अमेरिका ने कोरियन मुद्दे को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया, जिसमें कहा गया कि पहले कोरिया में जनरल इलेक्शन करवाए जाए और फिर जो जीत कर आएंगे वो नेशनल असेंबली का गठन कर देंगे और बाद में एक सरकार की स्थापना कर देंगे। लेकिन यूएसएसआर ने इसका विरोध किया, क्योंकि कम्युनिज्म में चुनाव जैसा कुछ नहीं होता। खैर, साउथ कोरिया में 10 मई 1948 को इलेक्शन हुए, फिर 31 मई को नेशनल असेंबली बुलाई गई, जिसके कुछ समय बाद एक संविधान अपनाया गया और 20 जुलाई को सिगमेन री को प्रेसिडेंट चुन लिया गया। वहीं 15 अगस्त को सियोल को अपनी राजधानी मानकर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना की गई। दिसंबर में यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी ने घोषणा की कि कोरिया में रिपब्लिक की ऑफिशियल गवर्नमेंट है। वहीं 18 नवंबर 1947 को उत्तरी कोरिया की सुप्रीम असेंबली ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति ने अप्रैल 1948 में नया संविधान अपनाया, जिसमें किम इल संग को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 1 सितंबर को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की घोषणा की गई, जिसे 12 अक्टूबर को यूएसएसआर ने कोरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट के रूप में मान्यता दी। लेकिन दोनों देश के लीडर पूरे कोरिया पर अपना दावा कर रहे थे। फिर इस समय 2 ऐसी घटनाएं हुई कि नॉर्थ कोरिया को एक तरीके से मौका मिल गया साउथ कोरिया पर हमला करने का।
पहला कि चीन में जो 1927 से सिविल वॉर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका था और माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कर दी। वही इस समय सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था जो इससे पहले केवल अमेरिका के पास था। इसलिए नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल संग स्टालिन से मिले और साउथ कोरिया पर हमले की बातचीत की, क्योंकि इस समय तक नॉर्थ कोरिया की आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उन्हें सोवियत संघ का फुल सपोर्ट था। वही अमेरिकन आर्मी साउथ कोरिया को छोड़कर जा चुकी थी, तो किम का कहना था कि अब साउथ कोरिया को कौन बचाने आएगा। और फिर 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और साउथ कोरिया की आर्मी लगातार पीछे हटती जा रही थी। 28 जून को कोरियन पीपुल्स आर्मी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हान नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज को उड़ा दिया और जब ये ब्रिज उड़ाया गया तब 4000 रेफ्यूजी इसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे और ये लोग भी मारे गए। वहीं इतना सब करने के बाद भी 28 जून को नॉर्थ कोरिया का सियोल पर अधिकार हो गया। किम इल संग को वहम था कि अमेरिका साउथ कोरिया को बचाने नहीं आएगा और इस गलतफहमी को दूर होते ज़्यादा समय भी नहीं लगा, क्योंकि 7 जुलाई 1950 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 84 रेजोल्यूशन पास किया जिसमें साउथ कोरिया को सैन्य सहायता देने के लिए अपनी आर्मी भेजी। और अब अमेरिकी सेना के आते ही कोरियन सेना के पांव उखड़ने लगे। यह हम कह सकते हैं कि अमेरिकन आर्मी ने इन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया और इस समय अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थ कोरिया पर इतनी बमबारी करी कि जिसमें लगभग हर बड़ी इमारत को नष्ट कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि 3 साल के युद्ध के दौरान नॉर्थ कोरिया पर 6,35,000 टन बम गिराए गए, जिसमें 5,000 स्कूल, 1,000 हॉस्पिटल और 6 लाख घर तहस नहस हो गए। वहीं दूसरी तरफ 1 अक्टूबर को अमेरिकन आर्मी ने नॉर्थ कोरियन आर्मी को 38 पैरेलल लाइन से पीछे धकेल दिया। 3 अक्टूबर 1950 को चीन ने भारत में अपने एम्बेसी के माध्यम से यूएसए को चेतावनी देने का प्रयास किया कि यदि यूएन फोर्सेस यालू नदी को पार करने का प्रयास करती है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। यूएसए ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उन्होंने इस चेतावनी को एक धोखा माना। 19 अक्टूबर को प्योंगयांग पर कब्जा कर लिया। वही अमेरिका का मानना था कि चीन कोरियन युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीन ने अपनी आर्मी नॉर्थ कोरिया में भेज दी और 25 नवंबर को बैटल ऑफ चैंगचोंग रिवर में चीन और नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने यूएन फोर्सेस को हरा दिया और इन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इन असफलताओं के कारण जनरल डगलस मैकार्थर ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की बात कही, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकता था, क्योंकि अब तो सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार थे। इसलिए जनरल डगलस मैकार्थर की जगह मैथ्यू रिडवे ने ले ली और बाद में इन्होंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट और ऑपरेशन किलर लॉन्च किए, जिसमें बैटल ऑफ चिपियोंग और 3rd बैटल ऑफ वोंचू में यूएन फोर्सेस की जीत स्पष्ट हो गई। इसके तुरंत बाद ऑपरेशन रिपर चलाया गया, जिसमें नॉर्थ कोरियन आर्मी को 38 पैरेलल लाइन से पीछे धकेल दिया। वही यूनाइटेड नेशन अब वॉर को खत्म करना चाहता था। इसके लिए युद्ध विराम की सारी कोशिशें फेल रही। इसके पीछे कारण था कि चीन और नॉर्थ कोरिया अपने सभी कैदियों को वापस लौटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि इसमें से कई ऐसे लोग थे जो वापस चीन और नॉर्थ कोरिया नहीं जाना चाहते थे, वे यहीं साउथ कोरिया में रहना चाहते थे। इसके बाद 27 जुलाई 1953 को कोरियन युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद ऑपरेशन बिग स्विच लॉन्च किया गया और इस तरह कोरियन वॉर वहीं खत्म हुआ जहां से शुरू हुआ था। लेकिन बदलाव सिर्फ इतना हुआ कि जहां पहले बाउंड्री 38 पैरेलल लाइन थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव करके नई बाउंड्री बनाई गई, जिसे डीमिलिटराइज्ड जोन कहा गया।